निशाने वजूद छोड़ गए मादरे वतन तेरे आगोश में। है हसरत यही कि अगला जन्म भी यही मिले, भारत माता तेरे आंचल में। ये मेरे पापा के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां एक सच्चे देशभक्त के दिल की आवाज है। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना पर। कौन था वो वीर सपूत और क्या मिसाल पेश की उसने देशभक्ति की अपनी जान पर खेलकर, जिसने दुश्मन को आखिरी सांस तक नाकामयाब किया। और फिर क्या सिला मिला उसे अपनी देशभक्ति का। आइए जानते हैं मेरे साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में एक देशभक्त की सच्ची कहानी। सितंबर 1983, दिन था शुक्रवार का, समय था सुबह 7 बजे, जगह जिन्ना गार्डन, कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी के मेजर रैंक के अधिकारी नबी अहमद शाकिर वहां पहुंचते हैं। उन्हें किसी डॉक्यूमेंट के सिलसिले में एक सीक्रेट एजेंट से वहां पर मिलना था। वो वहां पर उसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो सीक्रेट एजेंट वहां पहुंचता है। दोनों आपस में कुछ देर तक आंखों आंखों में बात करते हैं। फिर उसी गार्डन में मौजूद एक बेंच पर दोनों बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं। उसी वक्त वो एजेंट नबी अहमद शाकिर को वो डॉक्यूमेंट देता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट नबी अहमद शाकिर अपने पास लेते हैं, कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। अचानक से कुछ लोग सेना की वर्दी में नबी अहमद शाकिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये लोग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जवान। इससे पहले कि इनकी समझ में कुछ आता, एक जवान उनमें से आकर कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ नबी अहमद शाकिर और रविंद्र कौशिक। उसके बाद वे लोग उन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। फिर राज उगलवाने के लिए जुल्म सितम का एक दौर शुरू होता है। कौन था ये पाकिस्तानी आर्मी का मेजर और क्या थी इसके मेजर बनने से लेकर गिरफ्तार होने तक की कहानी? क्या है ऑपरेशन ब्लैक टाइगर के पीछे की एक दर्दनाक कहानी? और कैसे भुला दिया एक सच्चे देशभक्त, एक रियल हीरो को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय सरकार ने? आइए देखते हैं अंदर से झंझोड़ कर रख देने वाली एक सच्चे देशभक्त, एक असली हीरो की कहानी, रविंद्र कौशिक की कहानी। ये कहानी शुरू होती है करीबन 30 साल पहले। तारीख 11 अप्रैल 1952, जगह श्री गंगानगर, राजस्थान, भारत। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर श्री जे.एम. कौशिक और उनकी पत्नी श्री अमला देवी जी कौशिक के घर एक बालक जन्म लेता है। वे उसका नाम रविंद्र कौशिक रखते हैं। रविंद्र कौशिक बचपन से ही होशियार और एक तेज तर्रार बालक था। उसे पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करना और आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही वो श्री गंगानगर में थिएटर किया करते थे। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन और फिर बाद में जाकर जो उन्होंने ग्रेजुएशन की, वो भी उसी शहर श्री गंगानगर से हुई थी। रविंद्र कौशिक दिखने में बेहद हैंडसम थे। लोग उन्हें विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। रविंद्र कौशिक थिएटर में अधिकतर देशभक्ति के प्लेस किया करते थे। उसमें वो आर्मी ऑफिसर्स के रोल निभाते थे। उन्हें देश के प्रति बहुत लगाव था। और फिर आता है साल 1975, जगह लखनऊ का एक थिएटर। इस थिएटर में एक प्ले किया जा रहा था जो 1962 में हुई भारत और चीन की जंग पर था। उस प्ले में दिखाया गया कि कैसे भारत फौज का एक बहादुर जवान चीनी सेना के कब्जे में आ जाता है और फिर चीनी सेना कैसे उस जवान से राज उगलवाने के लिए बेहद टॉर्चर करती है। उस भारतीय जवान के किरदार को रविंद्र कौशिक ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। जनता के बीच कुछ रॉ के ऑफिसर्स बैठे थे। रॉ की नजर बहुत दिनों से रविंद्र कौशिक के ऊपर बनी हुई थी और इसका रीजन ये था कि रॉ अपनी टीम में उन्हीं लोगों को रेफर करती जिनका बसेरा, जिनका जो घर है वो बॉर्डर के बहुत नजदीक हो और श्री गंगानगर बॉर्डर के बहुत ही करीब स्थित था। इस प्ले के बाद रॉ के एजेंट्स की मुलाकात रविंद्र कौशिक से होती है और वो एक ऑफर रखते हैं रविंद्र कौशिक के आगे कि जिस तरह की देशभक्ति तुमने प्ले में दिखाई, अगर इसी तरह की देशभक्ति दिखाने का मौका तुम्हें असल जिंदगी में मिले तो तुम क्या करोगे? रविंद्र कौशिक की आंखों में ये सुनते ही चमक आ जाती और वो हामी भर देते। फिर अगले दिन रविंद्र कौशिक को रॉ के ऑफिस दिल्ली बुला लिया जाता है। अब तक रविंद्र कौशिक को रॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही यह पता होता है कि उन्हें किस काम के लिए दिल्ली बुलाया गया। जब वो पहली बार दिल्ली के रॉ ऑफिस पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें रॉ एजेंट बनने के लिए बुलाया गया है। ये नाम उनके लिए बिल्कुल नया सा था। रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक को रॉ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देश दुनिया में रॉ के द्वारा किए गए कारनामों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इन सब चीजों से रविंद्र कौशिक बहुत ही प्रभावित होते हैं। अब रविंद्र कौशिक के सामने रॉ एजेंट्स एक ऑफर रखते हैं कि क्या वो रॉ का एजेंट बनना चाहते हैं। इतना सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे रविंद्र कौशिक हाँ कर देते हैं और बन जाते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी के रॉ के एजेंट। इसके बाद रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग शुरू होती है।
लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले रविंद्र कौशिक को इस बात की सख्त हिदायत थी कि वो इस बारे में किसी दोस्त यहाँ तक अपने परिवार से भी ना बताए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए रविंद्र कौशिक ने घर वालों को दुबई में अपनी नौकरी लगने का बहाना बनाया। इसके बाद रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर की जाती है। एक बार ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रविंद्र कौशिक को अपना एक पहला टास्क दिया जाता है। टास्क था पाकिस्तान जाकर जानकारी इकट्ठा करना, जिसके लिए रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के लोगों के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही वहाँ की लोकल भाषा के साथ साथ उर्दू भी सिखाई जाती है। पाकिस्तान के शहर, कस्बे और वहाँ की जियोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। जब इसकी तैयारी पूरी हो जाती है, इसके बाद रविंद्र कौशिक को एक नया नाम दिया जाता है और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। और इस नाम के साथ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। इन सब के साथ साथ रविंद्र कौशिक का खतना भी किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से मुसलमान बन जाए। इन सब चीज़ों में करीब 2 साल का वक्त निकल जाता है और अब साल आता है 1977 का। इस साल रविंद्र कौशिक को नबी अहमद शाकिर बनाकर पाकिस्तान की सरजमी पर भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी बनकर रविंद्र कौशिक यानी नबी अहमद शाकिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए रो ने पहले से ही पाकिस्तान में सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब रविंद्र कौशिक अपना काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों में रविंद्र कौशिक पाकिस्तानियों में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और फिर कराची में लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने के लिए नबी अहमद शाकिर के नाम से एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन अब इसके बाद रविंद्र कौशिक जो करने वाले थे उसने रो को भी हैरान करके रख दिया। एक दिन सुबह रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के उर्दू अखबार में छपे एक विज्ञापन को देखते हैं। वो एड था पाकिस्तानी आर्मी में रिक्रूटमेंट का। रविंद्र कौशिक ऑफ नबी अहमद शाकिर तुरंत इस नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसकी किस्मत देखिए, पहले ही अटेम्प्ट में पाकिस्तानी आर्मी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब रविंद्र कौशिक अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो चुके थे। जब ये खबर भारत में रो को मिलती है तो पहले तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक के इस अचीवमेंट से उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त का पहिया चलने लगता है। रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में नौकरी करते रहते हैं और धीरे धीरे तरक्की पाते रहते हैं और तरक्की करते करते रविंद्र कौशिक एक दिन पाकिस्तान की आर्मी में मेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। अब रविंद्र कौशिक और नबी अहमद शाकिर के लिए बहुत सारी चीज बहुत आसान हो चुकी थी। वो धीरे धीरे पाकिस्तान से भारत की खुफिया एजेंसी रो को सारी सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाने लगे, जिससे भारत को बहुत ही फायदा मिला। रविंद्र कौशिक के इसी अचीवमेंट के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया। पाकिस्तान की फौज में नौकरी करते हुए ही रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को पाकिस्तानी फौज में एक दूसरे अफसर की बेटी अमानत से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि पाकिस्तान के अफसर का रविंद्र कौशिक और नबी अहमद शाकिर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का और भरोसा बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने रो से परमिशन भी ली थी। इस शादी से रविंद्र कौशिक और अमानत दोनों को एक बच्चा भी होता है, वो जिसका नाम अरीब रखते हैं। वक्त आगे निकलता है और करीब 5 साल गुजर जाने के बाद इधर हिंदुस्तान में रविंद्र कौशिक के घर वाले बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन लोगों की 5 साल से एक बार भी रविंद्र कौशिक से बात नहीं हुई। सिर्फ दुबई से रविंद्र कौशिक के खत मिलते थे। साल 1981, इसी बीच रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी। क्योंकि रविंद्र कौशिक अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो शादी में आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रो से खास तौर पर परमिशन ली थी और उम्रा करने के बहाने सबसे पहले वो सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से दुबई और फिर हिंदुस्तान पहुंचे। अपने भाई की शादी अटेंड करने के कुछ दिनों के बाद रविंद्र कौशिक वापस दुबई और सऊदी के रास्ते पाकिस्तान चले जाते हैं। इस बारे में पाकिस्तान में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अपनी फैमिली से रविंद्र कौशिक की यह आखिरी मुलाकात थी। पाकिस्तान पहुंचते ही रविंद्र कौशिक अपने काम में दोबारा लग जाते हैं। यह सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है और एक दूसरे रो एजेंट की गलती रविंद्र कौशिक की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। साल 1983, अप्रैल का महीना, पंजाब का रहने वाला एजेंट इनायत मसीहा को एक शॉर्ट टर्म मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। उसे एक डॉक्यूमेंट और एक सीक्रेट मैसेज रविंद्र कौशिक और नबी अहमद शाकिर तक पहुंचाना था। एजेंट अपना टास्क लेता है और पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। इसे मालूम था कि नबी अहमद शाकिर कोई और नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो का एजेंट रविंद्र कौशिक ही है। इन दोनों को कराची में स्थित एक जिन्ना गार्डन में मिलना था, लेकिन इनायत मसीहा जैसे ही पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तभी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जवान उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इनायत मसीह को बेइंतहा टॉर्चर करते हैं। कुछ ही दिनों में इनायत मसीहा टूट जाता है और सारे राज उगल देता है।
जब उससे पूछा जाता है कि उसके पाकिस्तान आने का कारण क्या है, तो वो बताता है कि उसे कराची में एक रॉ एजेंट से मिलना है, और उस एजेंट का नाम था नबी अहमद शाकिर। वो पाकिस्तान की आर्मी में मेजर पोस्ट पर है और उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। ये सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस उसे अपने साथ कराची ले जाती है और तब तक किसी को किसी भी चीज की भनक तक नहीं लगने देती। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस उसे समझा देती है कि तुम उसी तरह अपना प्लान पर काम करना जिस तरह तुम करने आए हो। इसके बाद शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे इनायत मसीह कराची के जिन्ना गार्डन में पहुंचता है। कुछ देर बाद तय वक्त पर नबी अहमद शाकिर और रविंद्र कौशिक वहां पहुंचते हैं। दोनों इस गार्डन में मौजूद एक बेंच पर बैठते हैं और बातें शुरू करते हैं। कुछ ही देर में रविंद्र कौशिक को इनायत मसीहा वो डॉक्यूमेंट देता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट उनके हाथ में लेते हैं, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जवान उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक आर्मी का जवान कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक। उसके बाद वो उन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं और फिर राज उगलवाने के लिए जुल्म सितम का एक दौर शुरू होता है। टॉर्चर के उस दौर में ऐसा कोई टॉर्चर करने का तरीका नहीं बचा था जो रविंद्र कौशिक पर नहीं आजमाया गया हो। लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपनी जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकाला था। उन्हें महीनों तक, हफ्तों तक भूखा प्यासा रखा गया, बर्फ की सिल्ली पर बिना कपड़ों के लिटाया गया, दोनों हाथ बांधकर लटकाया गया। लेकिन रविंद्र कौशिक टस से मस नहीं हुए। ये बात जब रविंद्र कौशिक की बीवी अमानत को पता चलती है कि वो एक भारतीय जासूस है और एक हिंदू है, तो अमानत सिर्फ एक ही बार रविंद्र कौशिक से मिलने पाकिस्तान के सियालकोट जेल में आती है। उसके बाद वो कभी भी उनसे नहीं मिलती और अमानत एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगती। इस पर रविंद्र कौशिक कहते हैं कि मेरे कारण 2 जिंदगियां और खराब हो गई, मेरी बीवी और मेरे बच्चे की। बेइंतहा जुल्म सितम सहने के बाद भी इस देशभक्त वीर सपूत ने पाकिस्तान के सामने एक लफ्ज भी नहीं उगला। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग जेल में रखा गया। इसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला और पाकिस्तान की कोर्ट ने रविंद्र कौशिक को फांसी की सजा सुना दी। क्योंकि रविंद्र कौशिक को भारत सरकार से बहुत उम्मीद थी कि सरकार उसे एक दिन छुड़ा लेगी। वे जानते थे कि दुनिया के कई मुल्कों में जब जासूस एक दूसरे के देश में पकड़े जाते हैं तो बाद में सरकारों द्वारा जासूसों की अदला बदली की जाती है। लेकिन रविंद्र कौशिक की जेल से बाहर आने की ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर ही रह गई। इसके लिए रविंद्र कौशिक ने जेल से भारत सरकार को कई खत लिखे, लेकिन वो खत भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तभी एक दिन रविंद्र कौशिक अपने घर पर एक खत लिखते हैं। वो खत उसके फादर को मिलता है। उस खत में लिखा था कि वो एक रॉ के एजेंट है और पाकिस्तान की जेल में बंद है और मुझे फांसी की सजा मिल चुकी है। आप सरकार से दरख्वास्त करो और अगर सरकार चाहेगी तो मेरी रिहाई मुमकिन है। लेकिन जैसे ही यह खत रविंद्र कौशिक के फादर पढ़ते हैं, उसी वक्त हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। वो ये सदमा झेल नहीं पाते। इस खत की बात घर के किसी दूसरे इंसान को पता ही नहीं चलती। ये खत मेला कुचला इस घर में कहीं कोने में पड़ा हुआ था, क्योंकि यह खत उर्दू में लिखा था और उर्दू उस घर में सिर्फ रविंद्र कौशिक के पिताजी को ही आती थी। रविंद्र कौशिक के फादर की मौत के कई दिनों बाद घर के किसी मेंबर की नज़र उस खत पर पड़ती है। वो शहर में किसी उर्दू जानने वाले के पास जाकर उस खत को पढ़वाता है। तब जाकर घर के लोगों को पता चलता है कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सियालकोट जेल में है और उसे फांसी की सजा मिलती है। इसके बाद फौरन ही घर वाले दिल्ली की तरफ भागते हैं, लेकिन भारत सरकार रविंद्र कौशिक की किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर देती है। वो उसे अपना एजेंट तक नहीं मानती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। पाकिस्तान से रविंद्र कौशिक के कई खत आते हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई मदद नहीं मिलती। एक खत में रविंद्र कौशिक लिखते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार मेरी देशभक्ति का यह सिला देगी। अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो वो लोग मुझे कब के यहाँ से छुड़ा लिए होते, लेकिन मैं फिर भी अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी और वफादारी निभाऊंगा और कोई भी राज नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक की तबीयत खराब होने लगी थी और बाद ही में उन्हें टीबी की बीमारी हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र कौशिक की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और 25 साल की सजा सुनाई। इस सच्चे देशभक्त की कहानी को सुनाने में मेरा दुख जताना और गुस्सा आना बहुत ही छोटी बात लगती है। जो काम रविंद्र कौशिक ने देश के लिए किया था, उसके लिए कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड बहुत ही छोटा लगता है। जब इनकी बहादुरी की बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो 1970 के दशक के आखिरी में इन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा गया था। लेकिन भारत सरकार की इस बेदर्दी की इंतहा के आगे इस अवार्ड का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन कौशिक जैसे पागल देशभक्त
इतनी नाइंसाफी के बाद भी, लगभग 20 साल बेइंतहा टॉर्चर झेलने के बाद भी अपने मुंह से एक लफ्ज तक बाहर नहीं निकालते, एक सिंगल इंफॉर्मेशन तक रिवील नहीं करते। सलाम ऐसे वीर सपूत हो। वक्त बीतता रहा और शायद रविंद्र कौशिक को जेल से बाहर आने की उम्मीद ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। और फिर वो दिन आता है, अपनी गिरफ्तारी के 16 साल बाद नवंबर 2001 में पाकिस्तान की मुल्तान जेल में 49 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक दुनिया फानी से रुखसत हो गए। रविंद्र कौशिक के जो आखिरी शब्द थे, जो आखिरी लाइनें थी, वो ये थी कि अगर मैं किसी और देश का सैनिक होता, शायद मैं अमेरिका का सैनिक होता, तो वो देश वो मुझे कहीं से भी छुड़ा लाता, लेकिन मैं भारत का सैनिक था और मुझे ये सिला मिला। पर कोई नहीं, मैं एक सच्चे एक देशभक्त की तरह, एक ईमानदार देशभक्त की तरह मेरे देश का साथ आखिरी तक दूंगा और मेरी ईमानदारी आखिरी तक निभाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सच्चे देशभक्त रविंद्र कौशिक की, एक ऐसा देशभक्त जिसने अपनी ईमानदारी आखिरी तक प्रूव की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लेट मी नो। अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं। मिलता हूं आपसे ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।